गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक लिंक दे रखा है, आप वहां से उसको जाके चेक कर सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। कि हमारे पास क्या है कि जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक वैलेंस शेल, जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में आपका जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसको आप क्या कहते हो? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, यहां पे हम एक छोटा सा केस स्टडी करने वाले हैं सोडियम का। ठीक है, तो आपको पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। ठीक है, तो जितना आपका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही आपके पास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन का नंबर भी कितना हो जाएगा आपका? 11, और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो आपको पता है कि सेंटर में, एक एटम के सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट शेल बन गया। ठीक है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। उसके बाद हमारे पास क्या है? सेकंड शेल। ठीक है, सेकंड शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हमने क्या कर दिया? दो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसी को आप क्या बोलते हो? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ये क्या है आपके पास? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना आपने, ये क्या कर रहा है? जो ये टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसी को आप क्या कहोगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जिसको आप किससे डिनोट करते हो? Z इफेक्टिव से। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको कैलकुलेट करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टर्म न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जो आपका टोटल चार्ज न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये तो आपको पता है कि आपके पास न्यूक्लियस के अंदर 4 स्पीशीज कौन सी होती है? ठीक है, कौन सी होती है? प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जितना आपके पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर होगा उतना ही क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज होता है। और दूसरी जो हमने यहाँ पे टर्म लिख रखी है, टर्म है आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब बात आती है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट बताने से पहले मैं आपको एक चीज पहले से बता देना चाहता हूं कि आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। मतलब क्या हुआ कि सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, वैसा ही कुछ हमारे पास क्या हो रहा है? एक एटम के अंदर हो रहा है। जो आपके पास सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्लस इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं? फोर्स ऑफ रिपल्शन इस तरह से एक्सर्ट कर रहे हैं इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, तो इसका जो सम होगा, जो टोटल फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्टेड बाय सेम शेल इलेक्ट्रॉन एंड इनर शेल इलेक्ट्रॉन ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है जी, तो अब आपको एक चीज है कि इसको कैलकुलेट आपको कैसे करना है। ठीक है, आपको शील्डिंग इफेक्ट का पता चल गया, न्यूक्लियर चार्ज का आपको पता चल गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का आपको पता चल गया। ठीक है, तो अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक चीज आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, जहां जो आपका वैलेंस शेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? nth शेल। ठीक है, ये आपके पास कौन सा है? nth शेल। और जो इनर शेल है इसको बोलते हैं n-1, और उससे अंदर वाले शेल को n-2 शेल। ठीक है जी, और अगर इसके बाहर कोई इस तरह से शेल होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? n+1 शेल। ठीक है जी, इतनी चीज क्लियर हुई। अब स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है स्लेटर्स रूल। ठीक है, स्लेटर्स रूल क्या काम करता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्लेटर रूल्स की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स, जो आपके पास nth शेल की जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, nth शेल का मतलब हुआ, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। ठीक है, तो हम सोडियम का केस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ स्लेटर्स रूल। ठीक है, तो ये हमारे पास nth शेल है, ये n-1 है और ये n-2 है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है सोडियम में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 11, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं? 11। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
और थर्ड शेल में हमारे पास क्या बच गया, एक इलेक्ट्रॉन, जिसको आप क्या कहते हो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हो। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है कि ये कितना शील्डिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है सेम शेल के इलेक्ट्रॉन से एंड इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, स्लेटर्स रूल से। अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स, जो सेम शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब जो nth शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 0.35। ठीक है, 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा वो कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करेगा सेम शेल में, 0.35। ठीक है, तो जो n-1 वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे, 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो शेल है वो है n-2। ठीक है, n-2 वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे, 1 पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद अगर आपके पास n-3, n-4 शेल भी आते हैं, ठीक है, फिर भी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, शील्डिंग इफेक्ट की कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि जो आपका एटॉमिक नंबर है वो कैसे इंक्रीज करता है, बाय द नंबर ऑफ 1। ठीक है, इट मींस अगर आप शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू 1 से ज्यादा उसको बढ़ा दोगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां आ जाएगा, उसके वैलेंस शेल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो आपके पास शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू है वो कभी भी आपकी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये आपको कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth शेल हमारे पास क्या है, x। ठीक है, और आपके पास n-1 में टोटल इलेक्ट्रॉन y, और आपके पास n-2 में कितने हैं, z। ठीक है, तो आपको यहां पे जब भी आप s की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो आपने क्या करना है, nth शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करते हैं, 0.35 इनटू आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले आप लिखोगे x। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आपको वैलेंस शेल में आपको एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना है। ठीक है, वो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो खुद के ऊपर कभी भी फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट नहीं कर सकता, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, -1 कर दिया। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, सेकंड शेल में आ जाइए। सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने, 0.85 फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करते हैं इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हैं, y। ठीक है, फिर आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, उसमें क्या कर लेना है, ऐड आपके पास फोर्स ऑफ रिपल्शन n-2 शेल में एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, z। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, कि आपके पास कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन वो एक्सपीरियंस कर रहा है फ्रॉम दी सेम शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब आपको मैंने बताया था कि अगर आपको इसी का सेम z इफेक्टिव आपको कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू आपको यहां से आ गई। फॉर एग्जांपल सोडियम का अगर केस है तो इसका z कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, z क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है जी, हम जो एग्जांपल स्टडी करने वाले हैं वो कौन सा एग्जांपल है हमारे पास, सोडियम का। ठीक है, तो सोडियम की सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2, 8 एंड 1। ठीक है, 1 वाला क्या है आपका nth शेल है, और ये आपका n-1 है, और ये आपका n-2 है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रखा है कैसे आपको करना है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे इसके लिए बेटे, s की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो s क्या आ जाएगा हमारे पास, nth शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं, 0.35 इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, x की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, 1। 1 - 1 आपको करना है क्योंकि आपका वैलेंस शेल खुद के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट नहीं कर सकता, प्लस 0.85 इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हैं, 8। ठीक है, प्लस। ठीक है, फिर आ जाओ n-2 के ऊपर। n-2 में आपके पास फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू आती है 1 और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो आप इसको देखोगे ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 0। तो आपके पास टोटल कितना आ गया है, यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 8.8। ये s की वैल्यू इसके लिए आ गई सोडियम के लिए। ठीक है, तो अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो अब कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं सोडियम में, 11। 11 माइनस 8.8, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.2। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी एक
एलिमेंट के एटम का आप कैलकुलेट कर सकते हो, शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको जो नीट में क्वेश्चन आना है वो कैसे आएगा, अरेंज द फॉलोइंग स्पीशीज इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो आप इसकी हेल्प से फटाफट से उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद उसको अरेंज कर लीजिए। ठीक है, अब आती है कि प्रॉब्लम हमारे पास कहां पे आती है। प्रॉब्लम हमारे पास तब आती है बेटे, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन का हम लेवल बढ़ा दें। ठीक है, अगर आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, वहां पे जब आप सॉल्व करते हो तो वहां पे आपको अफबाउ प्रिंसिपल की हेल्प से सॉल्व करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो केस हमारे पास है वो है स्कैंडियम का। तो स्कैंडियम आपको पता है कि आपका डी ब्लॉक का ये एलिमेंट होता है। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, होता है 21। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपको इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कैलकुलेट करना है वो किसकी हेल्प से कैलकुलेट करना है, ये हमने कैलकुलेट करना है अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब हमने कैसे हुआ, ऑर्डर आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑलरेडी पता है कि एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का और सबसे कम एफ का। ठीक है, और एनर्जी भी क्या होती है पेनिट्रेशन इफेक्ट के बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इसीलिए जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे फिल होता है, हमेशा एस के ऑर्बिटल में। ठीक है, तो मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखने वाला हूं, आपको देखना है कि इसको हमने कैसे करना है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, ठीक है, 2p6, कितने 10 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने। उसके बाद 3s2 3p6, ठीक है, कितने हो गए 18। अब आपने क्या करना है यहाँ पे 4s2 एंड 3d1। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपका यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कौन सा है जो उसकी आइडेंटिटी बता रहा है एटम की, तो वो कौन है आपके पास d1। ठीक है, स्कैंडियम क्या है, d1 सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब आपके थर्ड शेल में आपका कौन प्रेजेंट है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता है कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है, एस सब शेल, सेकंड में एस पी होते हैं, थर्ड शेल में आपके पास एस पी एंड डी होते हैं, और फोर्थ में एस पी डी एंड एफ। ठीक है, तो आपको जैसे कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि फर्स्ट में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आपके पास आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 10। ठीक है, अब थर्ड में आ जाइए, थर्ड में आपके पास कितने हो गए 3s 3p, टोटल कितने हो गए ये 8, प्लस इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका है, डी का। ठीक है, तो अब आपने अब आ जाइए फोर्थ के ऊपर, फोर्थ के ऊपर एस कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, मैंने बोला था कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्टेड बाय सेम शेल इलेक्ट्रॉन एंड इनर शेल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसमें n+1 का कोई भी रोल नहीं है। आपको ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है का इफेक्ट है वो क्या कर लेना है, यहां से एक्सक्लूड कर लेना है। ये आपका n-1 शेल है और ये आपका n-2 शेल है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आप नहीं लोगे। ठीक है, आपने बस यही इलेक्ट्रॉन लेने हैं जो आपके पास सेम शेल के हैं या फिर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब हम इसका कैलकुलेट करने जा रहे हैं 0.35 इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने, 8 + 1 9। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना होता है, उससे माइनस करना होता है, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन खुद के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट नहीं करता। ठीक है, ये चीज मत भूलना। ठीक है, प्लस इनर शेल आपके पास कितना है 0.85, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हैं 8। उसके बाद अंदर आ जाइए n-2 में आपके पास फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू 1, और कितना नंबर ऑफ आपके पास क्या है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो आपके पास ये जो वैल्यू आने वाली है ये वैल्यू आती है 11.6, ये आपकी एस की वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, फिर आप इसका क्या कर लीजिए, z इफेक्टिव कैलकुलेट कर लीजिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो वो होता है z-s, s की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। ठीक है, z इसके लिए कितना होगा 21। ठीक है, 21 क्या है, जो जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो 21 - 11.6 ये आपके पास आ जाएगा 9.4। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, इसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू। ठीक है, सिंपल इसमें पॉइंट ये है कि अब जब भी आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की
स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करोगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं लेने हैं। अगर आप इसको nth शेल लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू पेनिट्रेशन इफेक्ट आपके पास क्या है, S में पहले इलेक्ट्रॉन आता है एज कंपेयर टू D, क्योंकि S का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है, और वहां पे इलेक्ट्रॉन एंटर करने के बाद उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आती है तो पहले इलेक्ट्रॉन भी कहां से निकलता है, हमेशा 3D से पहले हमेशा 4s से निकलता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि 4s में इलेक्ट्रॉन एंटर करता भी पहले है 3D से और इलेक्ट्रॉन निकलता भी पहले है 3D से, ठीक है। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, एंटर करने के लिए पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, हमारे पास सिलेक्टेड रूल के बाद नेक्स्ट जो है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट कैसे वेरी करता है, ठीक है, वो अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक रफ डायग्राम आपके सामने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का मैं बना लेता हूं, ठीक है। ये हमारे पास एक रफ डायग्राम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का, जो कि नील बोहर्स ने दी थी, ठीक है। तो ये आपको मैंने जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारे पीरियड्स है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज, और वर्टिकल कॉलम्स क्या होते हैं हमारे पास, ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाता है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे मेरे पास यहाँ पे लिथियम है और यहाँ पे मेरे पास फ्लोरीन है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, रेगुलरली इंक्रीज करता है, ठीक है। मतलब क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर रेगुलरली इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, जो आपके पास जो शेल का साइज होगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा नॉर्मल से, ठीक है। तो इसीलिए जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, तो आपका जो साइज होता है एटॉमिक साइज वो क्या करता है, रेगुलरली डिक्रीज करता है, ठीक है। अब सेम शेल में आप जा रहे हो, तो सेम शेल में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सेम शेल के इलेक्ट्रॉन सेम शील्डिंग इफेक्ट क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं। मतलब अलोंग द पीरियड हमारे पास एस की वैल्यू क्या होने वाली है, कांस्टेंट, ठीक है जी। एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं हम टॉप टू बॉटम, ठीक है। जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो आपके पास क्या होता है, शेल नंबर इंक्रीज होता है। अब अगर शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू क्या है, रेगुलरली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो यहां पे कौन वेरी करेगा, टॉप टू बॉटम, ठीक है। टॉप टू बॉटम हमारा एस क्या होता है, रेगुलरली इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो साइज ऑफ एटम है वो क्या करता है, रेगुलरली इंक्रीज होता है। जितना ज्यादा स्पिनिंग इफेक्ट उतना शील्ड करेगा, ठीक है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो न्यूक्लियस एक्सर्ट कर रहा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, मिनिमाइज, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस क्या है, बढ़ती जा रही है, ठीक है जी। तो अब इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको अलोंग द पीरियड चलना है तो आपको कौन सा फैक्टर अप्लाई करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, टॉप टू बॉटम आप आओगे तो शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है जी। इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे एक और कंसेप्ट आता है जो कि हमारे पास क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आता है आयनिक स्पीशीज में, ठीक है। जो आपके पास आयनिक स्पीशीज होती है, आयनिक स्पीशीज कैसी भी हो सकती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एक इंपॉर्टेंट केस हम उसमें करने वाले हैं कि आपको अगर कभी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर वो पूछेगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के ऊपर पूछेगा कि अरेंज द फॉलोइंग स्पीशीज इन देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देता हूं किसका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। वैसे तो सभी स्टूडेंट्स आप लोग सभी फेमिलियर होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड के साथ, जिसको नहीं पता उसको मैं बताता हूं। आइसो मींस सेम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, सेम होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं एक छोटा सा केस स्टडी करने वाला हूं, O-2, ठीक है, फ्लोरीन -1, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन स्पीशीज को जो आपके पास दे रखी है, आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में अरेंज करना है, या फिर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, जैसे आपने करना है या जैसी क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है, उस हिसाब से आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, जो आप फर्स्ट देख रहे हो इनको हम क्या कहते हैं, एनाइंस, ठीक है। एनाइंस क्या होते हैं, एटम्स विद नेगेटिव चार्ज, उनको हम क्या बोलते हैं, एनाइंस, ठीक है। और आपके पास एटम्स विद पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, कैटायंस, क्या बोलते हैं, कैटायंस। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जो कैटायंस होते हैं उसमें आपका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। अब सीधी सी बात है, अगर प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा होता है इट मींस उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा, ठीक है। और एनाइंस में क्या होता है, एनाइंस में आपके पास क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसीलिए वहां पे क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगी जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से उसका साइज क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका थोड़ा सा कम हो गया। तो अब यहाँ पे एक ऑर्डर हमें पता चल गया कि जितना आपके पास चार्ज इंक्रीज करेगा, ठीक है, किसके ऊपर, कैटायंस के ऊपर, उतना ज्यादा क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाएगा। रीजन मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका ऑर्डर किसका बनने वाला है, जेड इफेक्टिव का, ठीक है। तो एक छोटा सा की पॉइंट बना लेते हैं जिसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, या अप्लाई कर पाओगे कि जेड इफेक्टिव आपके पास क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है। मतलब जितना चार्ज बढ़ता जाएगा कैटायन के ऊपर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज करते जाएंगे उसमें, ठीक है। तो आपका उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता हुआ जाएगा। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, चार्ज ऑन एनाइन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इजिली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ये की पॉइंट बना लिया है तो आपके जितने भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं आप उनको इजिली सॉल्व कर सकते हो। एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपने बस वही अप्लाई किया, ठीक है जी। और जितनी भी प्रॉपर्टीज हमारे पास है, एनर्जीज है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें आपको दो ही फैक्टर फॉलो करने होते हैं, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि अलोंग द पीरियड हम जब भी जाएंगे तो शेडिंग इफेक्ट आपका कांस्टेंट होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल डिसाइड द ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, ठीक है। और जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे, ठीक है, ग्रुप्स में, तो वहां पे क्या होता है हमारे पास, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आफ्टर थर्ड पीरियड क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। वहां पे आपका क्या करता है, जो शेडिंग इफेक्ट है वो क्या करता है, डिसाइड करता है ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, ठीक है, क्लियर। ये दो फैक्टर है, आपको सेपरेटली अप्लाई करने, कभी इनको मिक्स मत करना। अलोंग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आपको क्या लगाना है, शेडिंग इफेक्ट। आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको इस लेक्चर में कोई डाउट है तो आप हमारा लाइव डाउट सेशन अटेंड कर सकते हो। आपको लाइव सेशन के लिए एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपका गूगल फॉर्म दे रखा है आपको वो फिल करना है, और हमारा जो क्लास शेड्यूल रहेगा डाउट क्लासेस का वो आपको मेल्स के थ्रू मिलता रहेगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।